आपने नादिर शाह का नाम तो सुना ही होगा। ईरान का बादशाह जिसने 1739 में मुगलों पर हमला किया था और दिल्ली को लूटा। नगदी के साथ 300 हाथी और 10,000 घोड़ों में हीरे जवाहरात लाद कर ले गया। आज के हिसाब से उस लूट की कुल कीमत करीबन 12 लाख करोड़ रुपए होगी। इतिहास के सबसे बड़े लुटेरों में शुमार नादिर शाह भी अंग्रेज़ों के सामने कुछ नहीं था। ब्रिटिशर्स भारत से जितनी वेल्थ निचोड़ कर ले जा सकते थे, आज के हिसाब से उसकी कीमत भी लगभग 65 ट्रिलियन डॉलर्स है, यानी करीब 5,500 लाख करोड़। ये इतना पैसा है कि इसे लंदन को 500 रुपए के नोट से करीब 47 बार ढका जा सकता है। अंग्रेज़ों ने भारत को कैसे लूटा और इकोनॉमी को किन तरीकों से तबाह किया, इंडिपेंडेंस डे वीक की इस मेगा स्टोरी में जानिए आज की पूरी कहानी। मुगल बादशाहों ने देश के सभी बिजनेस सेंटर्स को आपस में जोड़ने के लिए सड़कों का जाल बिछा रखा था। निशानदेही और दूरी जानने के लिए कोस मीनार बनवाई थी। नदियों पर पुल और घाट बनवाए। मध्यकाल में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला रास्ता रेशम मार्ग से जुड़ा हुआ था। बीजिंग से शुरू होने वाला ये रास्ता काशगर, समरकंद, बल्ख और काबुल होते हुए सेंट्रल एशिया तक जाते थे। भारत के अंदरूनी रास्ते लाहौर में इससे मिलते थे। यह मुल्तान, कांधार, बगदाद और फरात नदी पार करके अलेप्पो यानी आज का जो सीरिया है वहाँ तक जाते थे। वहाँ से समुद्र के रास्ते यूरोप तक जा सकता था। इंडियन मर्चेंट नेवी के रिकॉर्ड्स से पता चलता है कि अकबर के शासनकाल में नेवी मर्चेंट के बेड़े में तकरीबन 40,000 जहाज़ थे। इतिहासकार अशीन दास गुप्ता के मुताबिक 17वीं सदी तक भारतीय समुद्री व्यापार का गोल्डन एम्पायर था, गोल्डन युग था। सेवनटीन सेंचुरी में भारत आए ब्रिटिश साम्राज्य के राजदूत थॉमस रो मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार का ब्यौरा लिखते हैं कि सोने के आभूषण से लदा बादशाह तराजू के एक पलड़े में बैठा है, दूसरे पलड़े में रेशमी थैले भरे जा रहे हैं। दोनों पलड़े भारी होते ही थैले हटा लिए जाते हैं और उन्हें गरीबों में बांट दिया जाता है। इसके बाद कुछ और थैले रखे जाते हैं। यही कार्यक्रम दोहराया जाता है। बताया जा रहा है कि थैलियों में सोने और चांदी के सिक्के हैं, लेकिन मुझे शक है कि कहीं इनमें पत्थर तो नहीं। दुनिया में इतनी दौलत भी हो सकती है, यकीन नहीं होता। ये उनका कथन है। अमेरिकी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट J.T. सुंदरलैंड ने अपनी किताब इंडिया इन बॉन्डेज, हर राइट टू फ्रीडम एंड अ प्लेस अमंग ग्रेट नेशंस में लिखा, अंग्रेज़ भारत की अमीरी से ही आकर्षित हुए थे। गुजरात और बिहार में रेशम बनता था, राजस्थान में तांबा और लोहा, कश्मीर में केसर, तटीय इलाकों में नमक का उत्पादन और जहाज़। भारत में कई तरह के मसाले भी बनते थे। जब अंग्रेज़ भारत आए उस वक्त भारत 4 सेक्टर में सुपर पावर था: कपड़ा उद्योग, कृषि उत्पाद, जहाज़ मैन्युफैक्चरिंग और आभूषण और अन्य धातुएं। यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रोनिंगन के प्रोफेसर एंगस मेडिसन के मुताबिक 17वीं सेंचुरी तक मुगल राज के दौरान दुनिया की जीडीपी में भारत की हिस्सेदारी लगभग 25% थी। यानी अगर दुनिया में 100 रुपये का उत्पादन होता था तो उसमें सबसे ज़्यादा 25 रुपये भारत का योगदान था। भारत में रेलवे लाने का श्रेय अंग्रेज़ों को दिया जाता है। हालांकि अंग्रेज़ों ने रेलवे का इस्तेमाल भारत को तेज़ी से लूटने में किया। शशि थरूर की किताब इंग्लोरियस एम्पायर, व्हाट द ब्रिटिश डिड टू इंडिया के मुताबिक भारतीय रेलवे का विकास अंग्रेज़ों द्वारा एक बहुत बड़ा स्कैम था। ब्रिटिश सरकार ने रेलवे में पैसा लगाने वाले अंग्रेज़ी निवेशकों को सालाना 5% रिटर्न देने की गारंटी दी थी।
यह उस वक्त का सबसे सुरक्षित और हाई रिटर्न देने वाला निवेश था। ब्रिटिश सरकार भारतीयों से लिए टैक्स से निवेशकों को यह पैसा दे रही थी, मतलब भारतीयों का टैक्स बराबर ब्रिटिशर्स का रिटर्न। नतीजा ये निकला कि 1850 और 1860 के दशक में 1 मील रेलवे लाइन बिछाने की औसत कीमत करीब 18,000 पाउंड थी, जबकि अमेरिका में ये सिर्फ 2,000 पाउंड थी। रेलवे का पूरा नुकसान भारतीयों ने उठाया और इसमें होने वाले फ़ायदे अंग्रेज़ों की जेब में गए। रेलवे ब्रिटिश आर्मी और ब्रिटिश व्यापार के लिए ही विकसित की गई थी। इंडियंस को तब रेलवे के थर्ड क्लास कंपार्टमेंट में ही यात्रा कर पाते थे, जिनकी सीट लकड़ी से बनी हुई थी और कोई सुविधा उपलब्ध भी नहीं थी। 20वीं सेंचुरी की शुरुआत तक रेलवे बोर्ड के डायरेक्टर से लेकर टिकट कलेक्टर तक ज़्यादातर कर्मचारी ब्रिटिशर्स थे। इन्हें मिलने वाली सैलरी भी यूरोपियन मानकों के हिसाब से थी। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को सबसे ज़्यादा लाइक करें, साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लाते रहते हैं एक ऐसी वीडियो एक नई भसड़ के साथ। तब तक अलविदा, बाय।